हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं सी इप्मा के बारे में। ये है कंबाइंड इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस। ये 2024 में प्रोफेसर हॉफ, निकोल, मार्को और प्रोफेसर इंगल इन्होंने कंसेप्ट दिया था। पेपर जर्नल ऑफ रिटेलिंग एंड कंज्यूमर सर्विस में है, ओपन सोर्स का है, रिसर्च गेट के ऊपर अवेलेबल है ये पेपर। आप यहाँ से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर में जो ऑथर्स हैं वो लिखते हैं, एक तो इप्मा है, इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस। इंपॉर्टेंस मतलब आपका टोटल इफेक्ट आईडीवी का डीवी पे, और परफॉर्मेंस मतलब सबके मीन स्कोर को हम निकालते हैं, और उसको कंबाइन कर दिया नेसेसरी कंडीशन से कि कितना नेसेसरी है एक वेरिएबल डीवी के लिए। ये कंसेप्ट मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो 15 में स्मार्ट पीएलएस की प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है, और इसके लिए मैंने पेपर में से ही एक टेबल बना दी है कि जब आप इसके बारे में लिखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन, तो आपको ये 5 चीजें लिखनी है, और इसके साथ एक चार्ट है। ये चार्ट के बेस पे मैनेजरियल इंप्लीकेशन लिखनी है। 5 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले एक पैराग्राफ आएगा इंपॉर्टेंस का, जहां आप बताएंगे ये टेबल कहां से लेनी है। अच्छा, ये जो पेपर है इसमें ऑथर्स ने 5 अलग अलग टेबल दी है, जबकि इन सब की एक ही टेबल बन जाती है। एक टेबल में सारा आ जाएगा। वो टेबल भी मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस, इसका मतलब है टोटल इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, सी इप्मा हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लिखा जाता है। तो उस डीवी के कितने प्रिडिक्टर्स थे, कितने आईडीवी थे, उनका कितना कितना इफेक्ट है, मीन कितना आया, ओवरऑल पांचों का एवरेज ले लीजिए, 5 मतलब अगर 5 आईडीवी है तो, और उनमें से कौन अबो द मीन है, कौन बिलो द मीन है। हर एक की पी वैल्यू भी लिखनी है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और आर स्क्वायर प्रिडिक्टिव पावर ये लिखना है, एक पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ आएगा परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस का मतलब है कि मीन स्कोर से निकाली जाती है और स्केल किया जाता है 100 पे। ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ प्रिडिक्टर्स 5 पॉइंट पे हैं, कुछ 7 पॉइंट पे हैं, ये सबको रीस्केलिंग करके 100 पे कर देता है। तो 100 पे मीन निकाल लीजिए। मीन निकलेगा जो आपके आए हैं उन सब का। मतलब हमें ये नहीं करना 0 से 100 का 50 कर दिया, वो नहीं करना हमें करना है जितने भी, जैसे मेरे पास 5 अगर प्रिडिक्टर हैं, उन पांचों का जो परफॉर्मेंस है उनका मीन, उनमें से कौन अबो द मीन, कौन बिलो द मीन है। थर्ड, एक स्कैटर प्लॉट देता है एनसीए। ये 3 एक्चुअली आते हैं एनसीए से। स्कैटर प्लॉट को यहां बोलते हैं बोटलनेक। तो बोटलनेक में हम ये देखेंगे, चार्ट से देख के बताएंगे कि वो नेसेसरी है या नहीं है, और ये चार्ट अपेंडिक्स में लगेंगे, मेन पेपर में नहीं आएंगे, थीसिस में भी नहीं आएंगे, अपेंडिक्स में जाएंगे। एनसीए की अपनी पी वैल्यू होती है, उसको परमुटेशन बोलते हैं, और वहां परमुटेशन ये बताएगा कि क्या ये वेरिएबल वाकई नेसेसरी है या नहीं है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। इंपॉर्टेंस जो बता रहे हैं ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पीएलएस से निकाल रहे हैं, और यहां हम एनसीए से निकाल रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस से। इसकी भी पी वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, और यहां पे आप इफेक्ट साइज लो, मीडियम, हाई वो भी रिपोर्ट करेंगे हर वेरिएबल का। ऐसा पॉसिबल है कि कोई वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो, नेसेसरी ना हो, या सिग्निफिकेंट ना हो लेकिन नेसेसरी हो, यहां इनसिग्निफिकेंट है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने इप्मा में डिस्कस की हुई है, इप्मा की वीडियो में, और ये भी डिस्कस किया है कि उसको लिखा कैसे जाता है। फाइनली बोटलनेक की टेबल से हम एक वैल्यू भी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ केसेस बिलो द थ्रेशोल्ड। तो एक बार पेपर में देखते हैं ऑथर्स ने कैसे लिखा है इसको। पेपर पे आगे चलते हैं। ये तो अच्छा, पेपर 2 उनमें लिखा है। एक तो इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ये, और फिर आगे गाइडलाइंस भी दी है। गाइडलाइंस देख लेते हैं इनकी क्या है। तो गाइडलाइंस ये पहले बोल रहे हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव तो है ही, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से शुरू करें, सैंपल साइज, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, आउटलायर वो देख लें, पीएलएस को रन कर दें, उसका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, मे इट बी रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव, अकॉर्डिंगली वो आप नोट कर ले सारे। इप्मा को रन करें। इप्मा को रन करके यहां पे आपको मिलेगा वेरिएबल स्कोर, लेटेंट वेरिएबल, उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, एनसीए में लेके जाना है। एनसीए रन करें फॉर अ पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल, और फाइनली आ जाता है इवेल्युएट करना और इंटरप्रिटेशन। इस इंटरप्रिटेशन की हम बात कर रहे हैं अभी, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो ये तो इन्होंने बताया है कि एक बहुत अच्छा काम इन्होंने ये किया था, उसने ऐसा बताया है, बबल चार्ट बोलते हैं इसे, एक्सेल में बनाना होता है। हालांकि ऑथर्स ने अपना वो भी दे रखा है इस साइट के ऊपर, plssam.net पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर उसमें शायद 3 है। मैंने जो वीडियो बनाया है, मैंने आपको एक्सेल में बताया था कि इसको कैसे करते हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने भी हो आप अपना बना सकते हैं बबल चार्ट।
ये टेबल मैनेजरियल इंप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छी है। यही टेबल मैंने यहां से बोरो की है और अपने इसमें डाली है मैनेजरियल इंप्लीकेशन के लिए। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कि हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके उस पर काम किया है। तो यहां से देखते हैं इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। आपका पेपर भी बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे जैसे इन्होंने कहा स्टेप 1 2 3 रिलायबिलिटी वैलिडिटी वगैरह मेंशन करें सबकी। यहाँ पे रिलायबिलिटी वैलिडिटी आ गई, इपमा रन कर दें, एनसीए रन कर दें, इवेल्युएट द स्ट्रक्चरल मॉडल। ये जब आप करेंगे इवेल्युएशन में लिखना कैसे है, जो मैंने 5 पैराग्राफ बताए हैं वो यहां से हम एक बार देखते हैं। एक बार ऑथर्स ने जो बताया इनका काम देख लें। इसमें इनका कहना है कि इमोशनल वैल्यू, ईज ऑफ यूज, यूजफुलनेस, कंपैटिबिलिटी, इनसे होता है इंटेंशन और इन 5 से होता है टेक्नोलॉजी यूज, एक्चुअल यूज। ठीक है, अब इसके बारे में ये लिखेंगे और हम देखते भी जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा टेबल 1 में अडॉप्शन इंटेंशन, ये जो देखा इसमें टेक्नोलॉजी यूज के लिए, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ठीक है, कितना है 0.437 फॉलोड बाय इमोशनल वैल्यू दिस। ये कहां से आया है? टेबल 1 से आया है। आइए टेबल 1 पे देखते हैं एक बारी। टेबल 1 में ये वैल्यू आई है टोटल इफेक्ट 95%। ये वैल्यू डालेंगे, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये एक साथ डाल दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ यूज, परसीव्ड यूजफुलनेस और कंपैटिबिलिटी ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। 2 इमोशनल वैल्यू, अडॉप्शन इंटेंशन ये है। तो इसका लिखेंगे इंटेंशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा फॉलोड बाय इमोशनल वैल्यू, 3 का इफेक्ट नहीं आया है। ये चीज इन्होंने यहां लिख दी है। सेकंड इन्होंने कहा कि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इन्होंने एक अगली टेबल में लिखी है, एनसीए में आपको मिलती है परफॉर्मेंस। इन सब का एवरेज ले लीजिए, उस एवरेज के बारे में भी हम यहां लिखेंगे। सॉरी, हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ में हम लिख रहे हैं यहां पे, मतलब ऑथर्स लिख रहे हैं, हमें लिखना है ऐसा कि इनके ऊपर जब किया तो लोएस्ट एवरेज आया है 61 यहां पे, ईज ऑफ यूज का हाईएस्ट है 74 और इनका ज्वाइंटली एवरेज है 68। कौन अबो कौन बिलो ये लिख सकते हैं, ये आगे काम आएगा मैनेजरियल इंप्लीकेशन में। एनसीए पे बात करते हैं। एनसीए पे सबसे पहले कहा कि हमने स्कैटर प्लॉट देखा है। अच्छा, स्कैटर प्लॉट कैसे देखते हैं, क्या होता है स्कैटर प्लॉट पे? अपेंडिक्स में चलते हैं, ये अपेंडिक्स है। तो इन्होंने कहा स्कैटर प्लॉट पे जितना स्टेयरकेस दिखे आपको बना हुआ, जितना टॉप लेफ्ट में व्हाइट स्पेस दिखे इन लाइन के बाहर, वो नेसेसरी होता है। मतलब ये एक तरह का शॉर्टकट है, आप ये ध्यान रखिए। अगेंस्ट क्या होगा, ये लाइन सीधा ऊपर गई और ऐसे चली गई। अगर पूरा शेडेड है, आप देख लीजिएगा, वो आपका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। एनसीए में परमुटेशन में पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आएगी। अगर लेस है तो पक्का ये स्टेयरकेस मिलेगा। देखो ये भी है यहाँ पे, काफी बड़ा जितना है वो नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है। 5 स्टेयरकेस अगर बन रहा है तो ये नेसेसरी है। तो इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे एक सिंपल विजुअल वो देखा पहले। तो वी इंस्पेक्ट द स्कैटर प्लॉट, वी फाइंड ऑल स्कैटर प्लॉट शो द एम्प्टी स्पेस इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इंडिकेटिंग पोटेंशियल नेसेसरी। चलो ये तो हमने देखा, लेकिन क्या वो वाकई में है या नहीं, उसके लिए इन्होंने कहा हमने टेबल 3 के अंदर ये डाटा दिया है। और टेबल 3 देखते हैं। टेबल 3 में ये है परमुटेशन की वैल्यू जो एनसीए से आता है। ये वैल्यू कहां से आ रही है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है टेबल कैसे बनेगी। इमोशनल वैल्यू, अब देखिए ये हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट। पीएलएस सैम बोलता है इन 3 का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एनसीए बोलता है 5 नेसेसरी है, 5 ही चाहिए हमें। वो ठीक है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं आया, वो तो एक सैंपल साइज का भी इशू हो सकता है, लेकिन एनसीए बोलता है नहीं 5 होनी चाहिए, 5 का इफेक्ट है। यही चीज इन्होंने यहां लिखी होगी। ये कह रहे हैं हमने देखा शो एम्प्टी स्पेस इंडिकेटिंग पोटेंशियल नेसेसरी दिस, और जब उसको चेक किया, अच्छा इन्होंने कहा है कि हमने CEFDH यूज किया है। एक सीलिंग एनवेलप आता है, एक सीलिंग रिग्रेशन पे आता है। इन्होंने कहा कि वैसे तो इसमें डल चैप्टर 4 में डिटेल दिया है कौन सा कब यूज करना चाहिए। इन्होंने कहा हमने सीलिंग एनवेलप FDH यूज किया है और ये पाया सबकी पी वैल्यू है, तो सारे के सारे नेसेसरी है और इफेक्ट साइज भी सबका एटलीस्ट मीडियम है। तो इफेक्ट साइज के बारे में यहां देखिए, इनका इफेक्ट साइज आ रहा है 33 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार आप डल के पेपर में देख लीजिएगा, तो वहां इफेक्ट साइज की वैल्यूज गिवन है। तो आई थिंक अगर आपका 10 के करीब है तो लो, मीडियम, हाई ऐसा आता है। 0.5 से ज्यादा हाई आता है, एक बार चेक कर लेना। या 0.35 से ज्यादा हाई है, तो मीडियम साइज का इफेक्ट साइज है इनका। ओके, हमने 3 बातें कर ली है। पहला हमने कहा कि हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे, परफॉर्मेंस लिखेंगे, बॉटलनेक मैनुअल इंस्पेक्शन होता है, परमुटेशन की वैल्यू, 4 बातें हो गई है। 5वीं, ये बॉटलनेक की एक टेबल आती है।
इस टेबल में हमें अपने से डिसाइड करना है, जैसे ऑथर्स ने डिसाइड किया कि हम 85 लेवल पे काम करेंगे। अब देखिए इन्होंने कुछ बताया नहीं है कहां से आगे 85, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार ये देखें ना, देखिए तो 33 चलता जा रहा है, फर्स्ट ड्रास्टिक चेंज आया 75 पे, ये 49 है, आगे भी 49 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। 33 है, यहां एकदम से ड्रास्टिकली 66 हो गया, 33 से 48 से 66 हो गया और ये 33 चले जा रहा है। तो ये मुझे लग रहा है जहां बहुत बड़ा चेंज आए वहां पे आप करें। ये कोई ऐसे इन्होंने दिया नहीं है 85 क्यों यूज किया या कितना करना चाहिए, आप देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक वैल्यू बहुत हाई है और बाकी छोटी छोटी है, तो क्या ही रिपोर्ट आएगा, लेकिन जहां पे थोड़ा सा ओके वैल्यूज आए वहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस चीज को। इन्होंने बताया 85 का हमने रखा, उसके लिए हमें चाहिए 75 इंटेंशन का, चेक करें अडॉप्शन इंटेंशन का 75 चाहिए, इमोशनल वैल्यू का 50 के करीब, इमोशनल वैल्यू 50 फॉर इमोशनल वैल्यू, ईज ऑफ यूज का 66.9 है, और 66 हमें चाहिए पावर इसका और 34 इसका चाहिए। तो ये हमें सारे 0 to 7 स्केल पे इतना इतना चाहिए। फाइनली ये कह रहे हैं कि इतने परसेंट 39% ऑफ द केसेस डिड नॉट अचीव। तो ये एक टेबल और आगे इन्होंने दी है यहां पे, इसमें वो तो है ही यहां पे अडॉप्शन इंटेंशन, बगल में इन्होंने नंबर ऑफ केसेस भी दिए हैं यहां पे। तो जैसे बता रहे हैं जब 85 पे काम करेंगे तो यहां पे 50, 10, 68 एक्सेट्रा 39% ऑफ द केसेस, ये बता रहे हैं कि इतने केसेस जो आपके नहीं पहुंचे हैं उस लेवल तक, इसके बेस पे हम ये डायग्राम बनाते हैं। तो ये 5 चीजें आपको रिपोर्ट करनी है ऐसी, इंपॉर्टेंस, परफॉर्मेंस, स्कैटर प्लॉट, मतलब स्कैटर प्लॉट तो विजुअल इंस्पेक्शन है, परमुटेशन, परसेंटेज ऑफ केसेस। फाइनली मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन इन्होंने 2 तरह से कही है। 4 ब्लॉक बनेगा, परफॉर्मेंस जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं उन सबका एवरेज लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन उससे आएगी, इनकी 67 है तो 67 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह इंपॉर्टेंस, जितनी भी इंपॉर्टेंस है उनका मीन ले लीजिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंस आ गई, राइट। और मीन लेते हुए आप सबका मॉडुलस ले लीजिएगा, ऐसा नहीं करना कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो 0 आ गया, मॉडुलस ले लेना है। ओके, तो अब ये 4 ब्लॉक बन गए इनके। तो जैसे इनके पेपर में यहां 4 ब्लॉक इन्होंने बना रखे हैं। अब ये क्या बोलेंगे, देखिए इंपॉर्टेंस में ये अबो एवरेज इंपॉर्टेंस है 2, ठीक है, और ये कम इंपॉर्टेंट है। सेकंड, परफॉर्मेंस में ये जो कंपैटिबिलिटी है कम है, इमोशनल वैल्यू ओके है, एवरेज परफॉर्मेंस है, अडॉप्शन इंटेंशन भी ठीक है, ईज ऑफ यूज थोड़ा सा ऊपर है इससे, ठीक है। ये परफॉर्मेंस पे हो गया, आप कर कैसा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। 4 ब्लॉक कैसे बनेंगे, पहला ब्लॉक हमारा ये बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है पर आप काम नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इंप्रूव करें इस चीज को। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परफॉर्मेंस कम है तो इंप्रूव करें। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर भी अच्छा रहे हैं, बहुत बढ़िया, कैरी ऑन। इधर आप इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये वेस्टेड एफर्ट है, क्यों कर रहे हैं जब इंपॉर्टेंट है नहीं, वहां जोर लगा रखा है, और ये ना तो इंपॉर्टेंट है और ना उसमें आप काम कर रहे हैं, इग्नोर करें इस चीज को। तो यही चीज इन्होंने यहां लिखी है कि अगर आप टॉप पे हैं, कीप अप, गुड वर्क, काम करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कर भी अच्छे रहे, कैरी ऑन। यहां पे अगर आप कर रहे हैं कंसंट्रेट, ये तो इमीडिएट एक्शन चाहिए ना, या तो आप बहुत हाई परफॉर्मेंस है, इंपॉर्टेंट है पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उल्टा यहां आप काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर बहुत अच्छा रहे हैं, तो टेक अलोंग, ठीक है, करते रहो, लेकिन अच्छा है इसकी एनर्जी चैनलाइज रिसोर्सेज यहां डाइवर्ट करें इस तरह। और ये अगर है पुट लो प्रायोरिटी, कोई खास है नहीं। पहले ये बताइए जो भी यहां पे आ रहा है क्या वो नेसेसरी है या नहीं है। अगर नहीं है नेसेसरी, नॉट सेटिस्फाइड, तो प्रायोरिटाइज करें उस पर, और अगर है सेटिस्फाइड हो रहा है, नेसेसरी है, तो ये रेड स्क्वायर के अंदर इनको देखेंगे आप। अब ऑथर्स के 5 ही नेसेसरी है, तो ये तो क्या बोलेंगे, फिर भी ये बोलेंगे नहीं थोड़ा सा ध्यान दो इनके ऊपर, यहां पे ठीक है ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, करते रहो, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, और कंपैटिबिलिटी में परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि नेसेसरी तो है। साइज ऑफ बबल क्या बोलता है, साइज ऑफ बबल हमें बताता है कि किस पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, कितने केसेस ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इन पे ध्यान दीजिए, जितना बबल उतना इमीडिएट अटेंशन आपको देनी है। सो ये पेपर एक बार आप देख के, पर्टिकुलरली इसका एक ही सेक्शन आपको देखना है रिपोर्ट लिखते टाइम, वो सेक्शन है ये वाला, इवेल्युएट द स्ट्रक्चरल मॉडल। यहां पे 5 पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ से लिखना है और सबकी टेबल एक बनेगी। ये 2 देखिए 5 है ना इंडिपेंडेंट, टोटल इफेक्ट 95%, 3 ये कॉलम आ गए, एक कॉलम आ गया परफॉर्मेंस का 4, 2 कॉलम आ गए इसके 6,
6 कॉलम की एक ही टेबल बनेगी और एक टेबल इसकी बनती है। बना लीजिए, वरना तो ये 5 वैल्यू इसी के साथ यहां लिख दीजिए छठे सातवें कॉलम में। इस टेबल की भी जरूरत आपको नहीं है, अपेंडिक्स में लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।